हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आनुवांशिक शोध और विदेशी आर्य ब्राह्मण डीएनए इस किताब के संबंध में चर्चा करने वाला हूं। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जो कि एमबीबीएस हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है डीएनए के संबंध में। स्वाभाविक आप जानते हैं कि डीएनए विज्ञान का पार्ट है और ये स्वयं डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस किताब को लिखा हुआ है। हालांकि लेखक ने इस किताब को विस्तार से लिखने का प्रयास किया है और काफी कुछ जानकारी देने का प्रयास इस किताब में किया है, लेकिन एक जो मूल पार्ट है वो इस किताब से छूट गया है, तो उसकी पूर्ति मैं इस किताब से करूंगा। आरंभिक भारतीय, जो कि टोनी जोसेफ की किताब है, इसको मदन सोनी ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था। उसने ये कहा था कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस पर वीडियो बनाया जाए। तो ये जानकारी बहुत शानदार है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए। डीएनए पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ ऐतिहासिक और साहित्यिक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। यानी इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लगभग आधे वीडियो से शुरू होकर और अंत तक जाएगा। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि विदेशी आर्य ब्राह्मण हमारा आज का ये विषय है। वेद में शब्द मिलता है वर्ण। जब वर्ण शब्द पहली बार वेद में आया है तो वो रंग के पर्याय में आया है, यानी वर्ण शब्द का मतलब रंग है। भारत में प्रचार किया जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था चयन करने की व्यवस्था है। आरंभ में ये रंग व्यवस्था है, यानी जब आर्य लोग यहाँ पर आए, जिनकी पहचान आज भारत में ब्राह्मणों के रूप में है, या फिर जो संस्कृत भाषी लोग हैं उनके रूप में है, या फिर जो आजकल हिंदू धर्म में अपने आप को नस्ल के रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, उन लोगों के रूप में है। जब ये भारत में आए, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख के रखा हुआ है कि जो काले वर्ण के लोग हैं, यानी कृष्ण वर्ण के लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, शूद्र हैं। और जो गोरे वर्ण के लोग हैं, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। तो इस तरीके से एक बात हो गई रंग की, यानी भारत में जो रंग की व्यवस्था है वो नस्ल के आधार पर है। यानी जो ऋग्वेद में शब्द आता है वर्ण, वो नस्ल के आधार पर आता है, क्योंकि भारत में जिन लोगों को नीच समझा जाता है वो मानवीय आधार पर नहीं, वो नस्ल के आधार पर नीच समझते हैं। और जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वो भी नस्ल के आधार पर श्रेष्ठ समझते हैं। और दुनिया में बड़े पैमाने पर जो भेदभाव हुआ है वो नस्ल के आधार पर हुआ है। तो भारत में एक व्यवस्था तो ये हुई। दूसरी बात, जो लोग पढ़ाई लिखाई पर अपना एकाधिकार बताते हैं कि हम ही पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, अगर ये भारत में आरंभ से रहे होते तो सम्राट अशोक के समय की लिपि मिलती है, हड़प्पा सभ्यता के समय की लिपि मिलती है, इसको ये लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यानी इनकी ये कल्पना बहुत बाद की रही होगी। और उस समय की जो भाषा लिपि है, यानी भारत में इनसे पहले और इनसे अलग भारत में एक शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, जिसने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण हमें भारत में आज भी मिलते हैं। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरी बात, जो भारत के इतिहास में देवासुर संग्राम को दिखाया जाता है, तो यहाँ पर असुरों के जो नगरों को नष्ट किया जाता है, असुरों को मारा जाता है, उनके तो प्रमाण हमें मिलते हैं हड़प्पा में। लेकिन जिन देवताओं की चर्चा की जाती है या जो भगवान जिनको बनाया गया है, उनके यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको मारा है। तो ये एक बात दिखाती है कि यहाँ पर ये आक्रमणकारी के रूप में आए हैं। यहाँ पर हम अगली बात विद्वानों की कर लेते हैं कि भारत में कई ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि आर्य विदेशी हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें जो सूची यहाँ पर जो लेखक ने दी है, उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, सर रमेश चंद्र दत्त का नाम आता है, आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, राजा राम मोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरीके से एक लंबी सूची है जो भारत में आर्यों को विदेशी मानते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी बात और कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने इतिहास को पढ़ा और अंग्रेजों के समय में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो उस समय पश्चिमी विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कि इस सभ्यता का निर्माण पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर हुआ है, या फिर पश्चिमी लोगों ने इस सभ्यता को बनाया है। इस तरीके से उसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जब भारत का जो आज का शिक्षित वर्ग है, या जो अंग्रेजों के समय में शिक्षित वर्ग था, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यही लोग रह जाते हैं जिनके पास शिक्षा का अधिकार था। तो उन्होंने भी ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये आर्य संस्कृति है। लेकिन ना तो वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कोई संस्कृति है, ना ही वो आर्य संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति इतनी विशाल है कि दुनिया के उस समय की जितनी संस्कृतियां हैं
चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की या चीन की, इन सभी को भी मिला लिया जाए तो भी भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है, भारत की हड़प्पा तो भी भारत की हड़प्पा सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी क्षेत्रफल में ये सभी मिलाकर भी उससे बहुत छोटी है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक स्वतंत्र सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है और इतनी विकसित थी। ये भारत के मूल निवासियों द्वारा इसको बनाया गया था, जिनको आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उस समय का जो विज्ञान था वो उन्होंने उसी समय खत्म कर दिया। आप जब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो अगर आप जरा से भी सजग होकर उसको पढ़ेंगे, उन किताबों को पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये विज्ञान के विरोधी है। अब हम आते हैं अपने मूल विषय डीएनए पर। लेखक ने इसमें लिखा हुआ है कि उताह विश्वविद्यालय अमेरिका के डॉक्टर माइकल बामसात और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के प्रोफेसर बी भास्कर राव, इन्होंने संयुक्त रूप से आनुवांशिकी के आधार पर भारत में जो जातियां हैं उन पर डीएनए के आधार पर, आनुवांशिकी के आधार पर 1996 से एक जांच शुरू की। यानी इन्होंने डीएनए को आधार बनाया और इन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है, क्योंकि संसार भर में ये जो विविधता है भारत में, ये कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए इन्होंने इस जांच को शुरू किया 1996 से। और 2001 में ये रिपोर्ट दुनिया के कई अखबारों में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। और इस जांच को करने के लिए आंध्र प्रदेश से 8 वर्गों के लगभग 265 सैंपल लिए गए। पूरे भारत से लगभग 400 जातियों से सैंपल लिए गए और इनका महाद्वीपों में, समुदाय में भी तुलना की जा सके, इसलिए जैसे एशिया महाद्वीप हुआ, यूरोप हुआ और अफ्रीका हुआ, तो लगभग 350 सैंपल यहाँ से भी लिए गए। और जब ये सैंपल के नमूने सामने आए डीएनए के आधार पर, तो यहाँ पर जो परिणाम सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीयों के डीएनए से, यानी जो भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, इनके डीएनए से मैच नहीं करता, बल्कि इनका डीएनए यूरोप से अधिक मैच करता है। लेखक ने इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो ब्राह्मणों की जनसंख्या है 3.3%, इनका डीएनए भारत के मूल निवासियों से मैच नहीं करता है, बल्कि यूरोप में जो एक जगह है वोल्गा, वहां के लोगों से मैच करता है। और कितना मैच करता है? 99.98%, यानी लगभग 100% कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्षत्रियों का जो डीएनए है, जिनको भारत में 5.5% दिखाया गया है, इनका डीएनए मैच करता है 99.88%। और यहाँ पर जो वैश्यों का डीएनए है वो 99.84%, यानी 99% तो मैच कर ही रहा है, ये लगभग 100% के आसपास ही है। और इनका डीएनए मैच करता है यूरोप से। तो ये डीएनए के आधार पर सिद्ध होता है कि ये विदेशी हैं। पुरातात्विक आधार पर, साहित्यिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर ये लोग हमेशा प्रश्न खड़े किया करते थे कि ऐसी बात नहीं हो सकती है, हमारी संस्कृति यही है, इस तरीके से। अब ये डीएनए भारत के इतिहास में ये इनके विदेशी होने का एक मजबूत प्रमाण है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस किताब में जो लेखक ने एक कमी छोड़ दी है, वो कौन सा डीएनए है जो कि ब्राह्मणों में पाया जाता है और जिससे ये सिद्ध होता है कि ये इनका संबंध यूरोप से है। तो इसके लिए हमें इस किताब में जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जानकारी हमें इस किताब में अवश्य मिलती है। तो अब हम इस किताब से जानकारी आपको एक कागज पर समझाएंगे।